गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज 10th क्लास. टुडेज डेट इज 25 दिसंबर. मेरी क्रिसमस. आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का 5th लेक्चर है. आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोगों को लास्ट टर्म पे जो अपन ने स्टडी किया था, डिसॉल्विंग एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर, ये वाला थ्योरी अपन को कवर करना है. ठीक है, तो एसिड्स एंड बेसिस डिसोसिएट इन वाटर. ठीक है, एसिड्स और बेसिस क्या करते हैं, वाटर में डिसोसिएट होते हैं. तो इस चीज को अपन ने लास्ट टर्म पे देखा भी था. और लास्ट टर्म पे हम लोगों ने एक कंसेप्ट नहीं डिस्कस किया था जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले. तो आप लोग क्या करना, पहले HCl लिख लो HCl, नोटबुक में लिखो HCl. ऐसा एरो बनाएंगे, वन साइडेड रिएक्शन वाला एरो बनाएंगे. HCl एरो लिखेंगे, वन साइडेड एरो बनाएंगे और उसमें लिखेंगे H++Cl-. ठीक है, कल वाली क्लास के बाद एक बहुत अच्छा डिफिकल्टी भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था. आई डोंट रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स नेम, बट एक बहुत अच्छा मिसकंसेप्शन था जो आज की क्लास में मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ में. तो आज का क्लास होपफुली इंटरेस्टिंग रहेगा आप सब स्टूडेंट्स के लिए. प्लीज ध्यान देंगे इस चीज के बारे में. अगर अपने पास में HCl है और अपन ऐसे वन साइडेड एरो लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा. राइट, ये पढ़ाया था मैंने कि इसको भी बोलते हैं एक्वस, एक्वस और एक्वस. ठीक है, तो ओरिजिनली क्या रहता है, ओरिजिनली HCl जो रहता है वो किस फॉर्मेट में रहता है, ओरिजिनली HCl गैसियस फॉर्मेट में रहता है. ओरिजिनली HCl गैसियस फॉर्मेट में है, तो उसको अपन ने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाटर में अपन ने उसको डिसॉल्व किया है और वो डिसॉल्व हो भी गया. राइट, हो गया डिसॉल्व ठीक से. तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दो कंसेप्ट सीखने हैं. इस वाले कंसेप्ट को बोलते हैं हाइड्रेशन. ठीक है, और इस वाले कंसेप्ट को बोलते हैं डिसोसिएशन. ठीक है, डिसोसिएशन बोलो या आयनाइजेशन बोलो, एग्जैक्ट डिफरेंस है दोनों चीजों में. ऐसा नहीं है कि डिसोसिएशन और आयनाइजेशन सेम कंसेप्ट है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन. इस चीज का ध्यान रखें कि डिसोसिएशन अलग कंसेप्ट है, आयनाइजेशन अलग कंसेप्ट है. बट वो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है अभी. एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन. हमारे लिए दोनों चीजें एक ही है. चीजों का टूटना, मॉलिक्यूल का टूटना, पानी में जाने के बाद जब मॉलिक्यूल टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डिसोसिएशन या उसी को हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन. तो ये चीज आप लोगों को लिखनी है कि जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन. क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रेशन बोलेंगे. और इस वाली चीज को क्या बोलेंगे, इस वाली चीज को डिसोसिएशन बोलेंगे. तो डिसॉल्व करना मतलब हाइड्रेशन और मॉलिक्यूल का टूटना मतलब डिसोसिएशन. अब बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं जो नहीं टूटते, है ना. अब जैसे वाटर में CH4 है फॉर एग्जांपल. अभी CH4 कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर बट इट डज नॉट डिसोसिएट. तो ठीक है, नहीं हो रहा है डिसोसिएट, क्या कर सकते हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो CH4 कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर बट इट डज नॉट डिसोसिएट. तो उसमें डिसोसिएशन नहीं होगा और हाइड्रेशन हो जाएगा. ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अब ये मैंने टू अ सर्टेन एक्सटेंट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व होता है या नहीं होता है. समझे इस चीज को. CH4 जो मॉलिक्यूल है उसको अपन ने पानी में डाला तो वो पूरा का पूरा डिसॉल्व होएगा ये जरूरी नहीं है ना. मतलब अपने को मालूम नहीं है कि डिसॉल्व होएगा कि नहीं होएगा, तो इसलिए मैंने लिखा टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो वहां पे आप लोग पॉइंट लिखेंगे, CH4 कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, ब्रैकेट में लिखना टू अ सर्टेन एक्सटेंट बट इट डज नॉट डिसोसिएट इन वाटर. लेकिन वो चीज वाटर में डिसोसिएट नहीं होगी. तो ये लिख लो, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको लिख लो, अपन डिस्कस करेंगे आगे. और HCl पानी में जाने का डिसोसिएट हो रहा है, उसी चीज को हम आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं. दैट थिंग कैन बी कॉल्ड एज डिसोसिएशन और इट आल्सो कैन बी कॉल्ड एज आयनाइजेशन. ठीक है, चले आगे, अपन आगे बढ़ते हैं. अब लास्ट टर्न पे क्या था, लास्ट टर्न पे, प्लीज गिव मी वन सेकेंड. हाँ, ये हो गया, ये पढ़ा दिया. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था कि जो CH3COOH है, वो CH3COOH के सामने अपन ने टू साइडेड एरो बनाया था और यहाँ पे लिखा था CH3CO- प्लस H+. बराबर है, ये लिख दिया था अपन ने CH3CO- प्लस H+. अब यहाँ पे देखो कि ये चीज जो है, ये चीज क्या है, ये चीज एक वीक एसिड है. क्यों वीक एसिड है, क्योंकि इसके सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते. तो किसी स्टूडेंट ने पूछा था, उनका डाउट ऐसा था कि सर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन डिसोसिएट हुआ, इसलिए इसको वीक बोला क्या. तो उसका आंसर है नहीं. समझे, गलती को समझे, मिसकंसेप्शन को समझे हम सब लोग. इस मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम्स है.
लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है, बाकी के जो हाइड्रोजन एटम्स है, ये जो गोला मारे हुए हाइड्रोजन एटम्स है, ये एसिडिक नहीं है, इसलिए ये वीक हुआ क्या? ऐसा नहीं है। वो वीक इसलिए हुआ क्योंकि अगर अपन इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 100 में से फॉर एग्जांपल 60 हुए डिसोसिएट और 40 रह गए अनडिसोसिएटेड। 60 हो गए अपन डिसोसिएट लिखेंगे और 40 लिखेंगे अनडिसोसिएटेड, इसलिए उसको वीक एसिड बोलेंगे। तो आप लोग अपने नोटबुक में ये पॉइंट जरूर लिख लेना कि वीक एसिड का मतलब है जितने मॉलिक्यूल्स लिए उतने सारे के सारे नहीं टूटे। CH3COOH के अगर अपन 1000 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 500 550 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, तो लगभग 450 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं भी हुए, इसलिए वो वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट गेटिंग डिसोसिएटेड। वीक एसिड का मतलब ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट गेटिंग डिसोसिएटेड, उसका मॉलिक्यूल के अंदर के बाकी हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है। देयर इज नो रिलेशन विथ अदर हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो आई होप ये जनता को बात समझ में आ रही है कि वो जो 3 हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है, उससे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का लेना देना नहीं है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का लेना देना किससे रहता है? पानी में अगर 1000 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यहाँ पे लिखना ब्रैकेट में, यहाँ लिखना एक्वस एक्वस एक्वस। तो अगर 1000 मॉलिक्यूल्स है तो उसमें से 500 या 600 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए और बचे हुए मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए, तो उसको वीक एसिड बोलते हैं। ऊपर HCl के केस में क्या है? HCl के केस में सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो 900 950 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, तो मोर और लेस वही स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस चीज के साथ में? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखना ऑल द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग डिसोसिएटेड, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग डिसोसिएटेड। और वीक एसिड में लिखना ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट गेटिंग डिसोसिएटेड। और ये पॉइंट जरूर लिख लेना कि जितने हाइड्रोजन एटम्स है तो उतने सारे हाइड्रोजन एटम के वजह से वो वीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चले आगे, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अपने पास में अभी दूसरा एसिड लेंगे, अपन क्या लेंगे? दूसरा एसिड लेंगे तो H2SO4 लेंगे। इसको भी वन साइडेड एरो लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस लिखते हैं। अब ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? इसके सारे हाइड्रोजन डिसोसिएट हुए इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? नहीं, उसके सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए। अगर इसके 10 मॉलिक्यूल लेंगे तो 10 के 10 डिसोसिएट हो गए, इसके 50 मॉलिक्यूल लेंगे तो 50 के 50 डिसोसिएट हो गए, मतलब 50 मतलब 49, एक ही बात है वो चीज। तो हम समझे कि जितने मॉलिक्यूल्स लिए अगर पूरे के पूरे डिसोसिएट हो रहे हैं तो ही उसको एसिड बोलते हैं। तो डेफिनेशन एक बार अपन फिर से लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। ये 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। आई थिंक पहले लिखवाया भी था बट अपन फिर से लिख सकते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल भी लिख लो यहाँ पे CH3COH, और यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिख लेना।
HCl H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, वीक एसिड सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हो रहे। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस भी लिख सकते हैं और ऐसे ही अपन वीक बेस भी लिख सकते हैं। लिख लो इस चीज को, और ये 10-50 मत लिखना, ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। इसको लिख ले जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब नियरली ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो नियरली का मतलब क्या रहता है? एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो नियरली का मतलब रहता है मोर देन 90%। ठीक है, तो फिर अपन बोलेंगे कि सर फिर वो 89% का क्या होगा? 89 वाले को वीक बोलेंगे क्या? तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री लाइन नहीं है। ऐसा 80-85 के ऊपर जो रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मोर देन 90% वाले प्योरली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना। 40-50% में जो आते हैं वो वीक रहते हैं। ठीक है, तो वीक और स्ट्रॉन्ग ऐसी कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री लाइन नहीं है हमारे पास में। वीक मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं भी हुए, और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब माइनॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए। ठीक है, ये लिख लिया सबने। अपन आगे बढ़ते हैं अभी। चलो लेट अस मूव अहेड, इसको करते डिलीट। अब सर वो जो H प्लस गया उसका होता क्या है? तो वो जो HCl है वो H प्लस गया, फिर वो H प्लस प्लस, वो H माइनस नहीं, H प्लस प्लस Cl माइनस ऐसे लिख सकते हैं अपन, राइट। तो वो H प्लस और वाटर का जैसे, अब इसको रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन जैसा बोल सकते हैं, ये बन जाता है H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए। H प्लस जो रहता है वो वाटर के साथ कंबाइन होता है, और जो कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बना, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। लिख लेंगे इस चीज को। तो हाइड्रोनियम आयन क्या है? हाइड्रोनियम आयन इज H3O प्लस, वाटर और H प्लस कंबाइन होके जो बना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चले आगे। फिर सर ऐसा OH वाले के साथ भी कुछ रहता है क्या? OH वाले के साथ कुछ नहीं रहता। इसको लिख लो, पानी में दो टाइप के आयन प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। टू टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट। हाइड्रोनियम आयन क्या रहता है? H3O प्लस रहता है, एंड हाइड्रोक्साइड आयन क्या रहता है? OH माइनस रहता है। हाइड्रोनियम आयन इज पॉजिटिव चार्ज and hydroxide ion is negatively charged. Please write this down. आगे बढ़े। ठीक है, तो जैसे वो डिसोसिएशन, इसमें अपन एक सॉल्ट नहीं, अपन इसमें एक बेस वाला एग्जांपल भी कंसीडर कर लेते हैं। NaOH लिखना, वन साइडेड एरो लगाना, Na प्लस प्लस OH माइनस लिखना, दूसरा बेस लिखना NH4OH,
टू साइडेड एरो लगाना, इधर लिखना NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये लास्ट टाइम पे भी लिखवाया था, एक बार फिर से लिख सकते हैं। यहाँ लिखना वीक बेस और यहाँ लिखना स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, रीजन वही, वन साइडेड एरो टू साइडेड एरो, सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुए इसमें, और ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए इसमें। एक्वस एक्वस एक्वस, अगेन यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक्वस एक्वस। वेरी गुड। नेक्स्ट आई डिलीट दिस नाउ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट डिसोसिएशन, ये क्लियर हो गया अपना। नाउ वी कैन टॉक अबाउट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, बट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छी बात है। H2O जो रहता है वो एसिडिक भी रहता है, Q2H प्लस डोनेट कर सकता है। H2 जो रहता है वो बेसिक भी रह सकता है क्योंकि वो OH माइनस डोनेट करता है ना। वाटर जो खुद है वही HOH जैसा है ना, तो इधर ऐसा लिख लेने का, ये है इसका एसिडिक पार्ट और ये है इसका बेसिक पार्ट। ठीक है, इसी के साथ में ये क्या है, एम्फोटेरिक भी है एंड एट द सेम टाइम ये न्यूट्रल भी है। तो ये चारों चीजें वाटर शो करता है एक साथ, देयरफॉर इट इज अ यूनिक कंसेप्ट ऑफ वाटर। लिख लो। चले आगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनेंगे। आई एम इनवाइटिंग योर डिफिकल्टीज बट ओनली फॉर दीज टू कंसेप्ट। प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जब मैसेज भेजे तो एक ही मैसेज भेजो, क्योंकि अगर वहां पे 3 या 4 मैसेजेस दिखते हैं तो आई विल नॉट ओपन योर मैसेज चैट बॉक्स। जस्ट सेंड वन मैसेज। आप डाउट पूछ सकते हैं, डिफिकल्टी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग डिसोसिएशन वाला कंसेप्ट एंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। डिसोसिएशन वाला कंसेप्ट या फिर यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इसमें अगर डिफिकल्टी है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें। आई एम वेटिंग फॉर योर डिफिकल्टीज। प्लीज सेंड वन मैसेज हर स्टूडेंट के लिए, सारी बैच मिला के एक मैसेज नहीं बोल रहा हूं मैं, क्वाइट ऑब्वियस थिंग राइट। आपके नंबर से एक मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। इफ इट इज ओनली वन मैसेज देन आई विल ओपन इट, नहीं तो 3-4 मैसेजेस है तो आई ओपन इट आफ्टर द क्लास। I usually open the messages after the class after 8:30 p.m. So please make sure that you are sending only one message. Why is water a universal solvent? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? तो पहले तो ये मेरा एक स्टेटमेंट सुन लो कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं बोलते। 11th-12th के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं बोलते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। बट हमारे केस में, हमारे लेवल पे, most of the things can be dissolved in water, therefore it is a universal solvent, because water has a capacity, nahi, property. Water can dissolve many things, therefore it is universal solvent. क्योंकि हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं तो वाटर जो है बहुत सारी चीजें डिसॉल्व कर सकता है, therefore it is universal solvent। एक पॉइंट लिख लेना, इट कैनॉट डिसॉल्व एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितनी भी चीजें, सारी चीजें वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी, क्या नहीं। अभी लोहे का रॉड है तो आयरन रॉड पानी में डाल दे, डिसॉल्व थोड़ी होता है ना। फिर वुड है तो वुड भी डिसॉल्व नहीं होता, खराब होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रस्ट हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। शुगर कैसे डिसॉल्व हो गई वाटर में, सॉल्ट कैसे डिसॉल्व हो गया, तो आयरन का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा, प्लाईवुड का टुकड़ा कैसे डिसॉल्व नहीं होता है ना।
तो इसलिए वाटर जो है वो सारी चीजें डिसॉल्व नहीं कर सकता है, बट देन एट द सेम टाइम इट कैन डिसॉल्व मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें डिसॉल्व कर सकता है, इसीलिए वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने मैसेज भेजा था उनको मैंने रिप्लाई किया है, ओके क्वेश्चन मार्क, आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई एम क्वाइट हैप्पी कि जनता को इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहे हैं। 4-5 मैसेजेस है जो सिर्फ एक एक मैसेज है स्टूडेंट का, तो मैं उनका मैसेज देख के रिप्लाई करूंगा क्लास में। एंड थैंक यू अगेन फॉर योर कोऑपरेशन। What property does amphoteric substances have that they can react as a base and as a acid? तो amphoteric पढ़ाएंगे, उसके बाद ये डाउट अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं। Please restrict your difficulties only for unique property of water and dissociation वाला concept। हाँ सर, जितना भी H+ निकलेगा वो सारा H2O के साथ कंबाइन करके H3O+ बनाएगा क्या? यस, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन आमिर अहमद, बहुत अच्छा डाउट है। अगर कोई एसिड है, सपोज HCl है, तो HCl के तो सारे H+ निकल गए, H++ OH-, तो अगर 100 मॉलिक्यूल्स में से 100 H+ निकले तो पूरे के पूरे H3O+ बनाते हैं। फिर अगर वीक वाला एसिड रहेगा जैसे ऐसा, तो इसके अगर सपोज 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो इसके H++ CH3CO- बनेगा। तो सपोज इसके 100 में से 60 बने तो 60 के 60 मॉलिक्यूल्स H3O+ बना जाएंगे। आमिर अहमद रिप्लाई करेंगे व्हाट्सएप पे, all the H+ cations will form hydronium ions। बहुत बढ़िया, all the H+ cations will form hydronium ions irrespective of the type of acid। सर प्लीज एक्सप्लेन एवरी प्रॉपर्टी बिहेवियर ऑफ वाटर विद द एग्जांपल। हाँ ये अच्छा है, हर प्रॉपर्टी एक बार एक्सप्लेन कर दो, तो अपन ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जनता को लिखने का टाइम देते। I'll wait for 1 minute to please write this down and then I'll explain these 4 properties with examples। सर वो H3O कैसे बना? अब कैसे बना क्या बोलूं मैं, उसमें H+ था, वाटर था, दोनों कंबाइन हो गए, H3O+ बन गया। इधर देख लो H3O+ कैसे बना, ये H2O है, ये H2O के पास में ये ऑक्सीजन के लोन पेयर रहता, फिर इधर H+ लिखना, ऐसा प्लस लिखना, और ये लोन पेयर इसको जाता, और फिर वो जाने के बाद में ऐसा H3O+ बना। ठीक है, ठीक है भैया, भैया दीदी जो कोई भी है, H3O+, H2O लोन पेयर प्लस H+ गिव्स H3O+, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता, उसका नाम क्या है अभी तो बताया, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, शायद सिद्धांत है, सिद्धांत पास्तापुरे। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर H+ को जाता और फिर वो H3O+ बनाता, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, ये चीज इसको लिख लो। आई एम वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू राइट, प्लीज राइट इट डाउन जल्दी से। ओके, आई डिलीट दिस नाउ। हाँ, अभी चारों प्रॉपर्टीज का एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। तो जैसे एसिडिक बिहेवियर, तो अभी जैसे NaOH रहता है, तो NaOH को जब अपन एक्वस करते हैं, जैसे वाटर में डालते हैं, तो फिर वो क्या करता है, Na++ OH- बनाता है ना। तो बिकॉज NaOH इज अ बेस, NaOH क्या है, बेस है, तो जो वाटर है उसका जो ये H+ है, ये H+ इसके साथ कंबाइन करने में इंटरेस्ट दिखाता है, और फिर वो थोड़े से नए वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेगा। समझे अपन इस चीज को, NaOH ने जो OH- रिलीज किया, वो OH- के साथ वाटर बनाने के लिए वाटर ने खुद का H+ रिलीज किया। अब वो नया वाटर बना, लेकिन अपने को पता नहीं चल रहा है, लाइक अपने को थोड़ी पता चलेगा रिएक्शन में नया पानी बन गया, बट अंदर ही अंदर वो रिएक्शन हो रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि वाटर इज शोइंग एसिडिक बिहेवियर।
ठीक है, जिनका डाउट था वो रिप्लाई करेंगे, जिन्होंने बोला था ना कि वो चारों प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करो, तो उनको एसिडिक बिहेवियर समझा गया, वो रिप्लाई करे। एंड आई एम श्योर बाकी जनता को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि NaOH ने OH माइनस रिलीज किया, तो वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करने के लिए वाटर ने खुद का H प्लस रिलीज कर दिया। फिर वाटर ने खुद का H प्लस रिलीज कर दिया तो वाटर बन गया, वो पानी में ही पानी बन गया, तो अपने को दिखाई नहीं दिया। ठीक है ये चीज। फिर सिमिलरली अपन बेसिक प्रॉपर्टी भी लिख सकते, मार्केट से HCl लेके आ गए, H प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया, और फिर जो वाटर था उस वाटर के OH माइनस ने अब इसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो वाटर में और थोड़ा सा वाटर बन गया। तो बेसेस को डिसॉल्व करने के लिए वाटर ने एसिडिक बिहेवियर दिखाया, और एसिड्स को डिसॉल्व करने के लिए वाटर ने बेसिक बिहेवियर दिखाया, राइट। बेसेस को डिसॉल्व करने के लिए वाटर ने एसिडिक बिहेवियर दिखाया, और एसिड्स को डिसॉल्व करने के लिए वाटर ने बेसिक बिहेवियर दिखाया। तो ये हो गए दो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन। आई होप जनता वो पॉइंट भी लिख रही है। एसिड को डिसॉल्व करने के लिए वाटर ने बेसिक, और बेसिस को डिसॉल्व करने के लिए वाटर ने एसिडिक, ऐसा बिहेवियर दिखाया। यार ये सही चल रहा है, मस्त लग रहा है ये। जनता डाउट भी पूछ पा रही है, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर पा रहा हूँ, इवन दो वी हैव अ लिमिटेड इंटरेक्शन। पूरी क्लास में मैं ही बात कर रहा हूँ, बट आप लोग ये वन मैसेज वाला मेथड सही है, इसमें आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर होंगे, तो थोड़ा एक मेरे को भी फील गुड फैक्टर आता है कि कंटेंट पढ़ा दिया। यस सर, यस सर। ठीक है, हो गई ये दो प्रॉपर्टीज, एसिडिक बिहेवियर हो गया, बेसिक बिहेवियर हो गया। एसिड को डिसॉल्व करने के लिए बेस जैसा बिहेवियर, बेस को डिसॉल्व करने के लिए एसिड जैसा बिहेवियर। ठीक है, फिर अपन देखेंगे न्यूट्रल बिहेवियर कैसे दिखाता है वो। तो न्यूट्रल बिहेवियर कैसे दिखाएगा, उसका pH 7 आता है, pH 7 है, और वाटर न्यूट्रल है, ये तो लाइक पता ही है अपने को, है ना। फिर यूनिवर्सल क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो एसिड और बेस दोनों को डिसॉल्व कर सकता है प्रॉपर्ली, एंड दिस इज आल्सो अनदर प्रॉपर्टी व्हिच एक्सप्लेन्स इट्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, वाटर जो है वो एसिड और बेस दोनों को एक साथ डिसॉल्व कर सकता है एट द सेम टाइम। सो जो इंटरेस्टिंग है, अभी जैसे कुछ चीजें रहती, फॉर एग्जांपल कुछ चीजें हैं वो एसिड को डिसॉल्व करेंगी, कुछ दूसरी चीजें हैं वो बेसिस को डिसॉल्व करेंगी। वो टेक्निकलिटीज में मत जाओ सर क्या है, इमेजिन तो कर सकती कि कोई चीज रहेगी वो बोलेगी ला भैया एसिड डिसॉल्व कर देते, बेस नहीं डिसॉल्व करेंगे। कोई दूसरी चीज रहेगी जो बोलेगी कि लाओ अपन बेस डिसॉल्व कर देते, एसिड डिसॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन वाटर एक ऐसी चीज है जो दोनों को डिसॉल्व कर सकता है और एट द सेम टाइम डिसॉल्व कर सकता है। वाटर ही तो मीडियम है जहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। वाटर इज द मीडियम वेयर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी कंडक्टेड, ये भी लिख लेंगे अपन। और चार पांच लोगों के डाउट्स है, करेंगे अपन डिस्कस। वाटर इज द मीडियम वेयर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी कंडक्टेड। वाटर ही मीडियम है वो जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छे से कंडक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कंसेप्ट है। थर्ड वाला पॉइंट, प्लीज क्लास में हाथ मत उठाया करो, थोड़ा डिस्टर्ब होता है मुझे, फ्लो चला जाता है यार। वाटर इज द मीडियम वेयर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी कंडक्टेड, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट था न्यूट्रल वाला। अब लास्ट पॉइंट है एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक क्यों है, तो एम्फोटेरिक को भी इससे रिलेट कर सकते हैं अपन, है ना। जब एम्फोटेरिक कंसेप्ट पढ़ेंगे तब और डिटेल में समझ में आ जाएगा, लेकिन एम्फोटेरिक को भी अपन इसी चीज से रिलेट कर सकते हैं कि वो बेसिस के साथ में एसिडिक बिहेवियर और एसिड्स के साथ में बेसिक बिहेवियर शो करता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या,
एक ऐसी चीज जो एसिड के साथ बेसिस और बेसिक के साथ एसिड जैसा बिहेवियर शो करे, एसिड के साथ बेस जैसा बिहेवियर और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेवियर, यही कंसेप्ट है एम्फोटेरिक का। तो वाटर वो चीज एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर फिर वो तो हर न्यूट्रल चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है ना, हर न्यूट्रल चीज ऐसा एक्सप्लेन करे ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा अपन उसको हायर क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं। और द टाइमिंग अपन इतना समझे कि एम्फोटेरिक मतलब एक ऐसी चीज जो एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव करे। एम्फोटेरिक मीन्स अ थिंग विच कैन बिहेव विद एसिड्स एज बेस एंड विद बेसिस एज एसिड। ठीक है, हम करेंगे एम्फोटेरिक, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो आज की क्लास में डिस्कस हो जाएगा। एम्फोटेरिक विल बी डिस्कस्ड इन टुडेस क्लास, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, बढ़िया एकदम, इसको डिलीट करते हैं। इज एक्वस कंडीशन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन? यस। अभी कैसा है कि ठीक है, किसी का डाउट है? पता नहीं, पराग, पराग चिमनकर, राइट? ये पूछते हैं कि इज एक्वस कंडीशन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन? तो जरूरी नहीं है, बाकी चीजों में भी एसिड और बेस डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, अल्कोहल में भी कुछ एसिड्स, अल्कोहल में भी कुछ बेसेस डिसॉल्व कर सकते हैं, बट हम हमेशा वाटर के टर्म्स में बात करते हैं। और हम हमेशा का मतलब सिर्फ 10th क्लास में नहीं, 11 12th में भी हम सिर्फ वाटर के टर्म्स में बात करते हैं। उस चीज को अपन अरेनियस कंसेप्ट से रिलेट करें, हमेशा वाटर मीडियम लिया जाता है, और वाटर मीडियम में जो डिसोसिएशन होता है वो बेस्ट रहता है। इसको फिर अपन उस कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सही है, तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट हो रही है। और अगर रिप्लाई करेंगे, हमेशा वाटर में ही हम बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी चीजों में डिसोसिएट नहीं होता, क्या बाकी चीजों में डिसोसिएट होता, बट हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो सकता होगा। इसी के साथ मुझे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा है, मैं लिख देता हूँ। तो अगर कोई एसिड वाटर मीडियम में स्ट्रांग है, तो जरूरी नहीं कि वो दुनिया के सारे मीडियम्स में स्ट्रांग रहेगा। जैसे वो दूसरा कोई मीडियम ले लो, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, तो वो अल्कोहल मीडियम में स्ट्रांग या वीक भी हो सकता है। तो जो हम बोलते हैं ना कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, अनकंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, वो चीज इस पे भी डिपेंड करती है, इस पे भी डिपेंड करती है वो चीज कि कौन सा मीडियम लिया था। तो नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड लो या बेस लो, स्ट्रांग है या वीक है, ये चीज मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है आप लोग लिख लें। प्लीज लिख लेंगे इस चीज को। तो नेचर ऑफ एसिड और बेस स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ये चीज भी यूनिवर्सल नहीं है, वो चीज डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम लिया था। ठीक है, पराग के डाउट के रिस्पेक्ट में ये सारा डिस्कशन हुआ, तो इट्स अ गुड थिंग, और एक कंसेप्ट हम लोगों को डिस्कस करने को मिला।
तो वाटर ही मीडियम है और वाटर में ही एसिड या बेस डिफाइन होता है ऐसा जरूरी नहीं है, बट वाटर में ही अपन सारी चीजें कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? वहां पे डिसोसिएशन बेस्ट होता है इसलिए। आगे बढ़ते हैं, अगला डिफिकल्टी देखते हैं। इन विच रिएक्शंस इक्विलिब्रियम इज यूज्ड। तो इनका नाम नंबर आता पता कुछ नहीं लिखा है। इन विच रिएक्शंस इक्विलिब्रियम इज यूज्ड, तो आई एम अज्यूमिंग कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम वाला एरो कहाँ यूज करना है। तो वीक वाले के केस में इक्विलिब्रियम का एरो लगाना और स्ट्रॉन्ग वाले के केस में वन साइडेड एरो लगाना। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम वाला एरो। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम वाला एरो। ठीक है, और इसको बोलते हैं वन साइडेड रिएक्शन वाला एरो। वन साइडेड रिएक्शन, इसको बोलना इरिवर्सिबल। क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। अब इसको बोलना रिवर्सिबल। हैंडराइटिंग थोड़ा खराब आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ सर, चलेगा सर, कोई बात नहीं सर। हमारे डाउट ही बता तो कोई बड़ी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। वन साइडेड रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन, टू साइडेड रिएक्शन रिवर्सिबल कंडीशन इक्विलिब्रियम एरो। ठीक है, और कोई स्टूडेंट पूछते हैं फ्रॉम विच मीडियम डू वी क्लासिफाई एसिड एंड बेस स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अपन हमेशा एक्वस मीडियम के बारे में ही बात करते हैं। हम हमेशा एक्वस मीडियम के बारे में बात करेंगे तो उसी के केस में, उसी के रिस्पेक्ट में एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है अपन बताते हैं। एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा हम एक्वस मीडियम के टर्म्स में ही बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी पे जाते हैं। सर ऐसा कोई एसिड या बेस है क्या जो आउट ऑफ 100 35-40 आयन से डिसोसिएट करता? हाँ है ना, उसी को तो वीक एसिड या वीक बेस बोलते हैं। मतलब ऐसे भी एसिड्स है जो 100 में से 10 या 20 ही आयंस को डिसोसिएट करवाता। क्यों मत पूछना, अभी वो है वैसा बिहेव करता है। 100 में से 80 मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड रहते हैं और 20 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसे 30, 40, 50 सब रेंज में, सब वेराइटी में मिलते हैं। ठीक है, इनका भी नाम नहीं पता, थैंक यू लिख दिया इन्होंने, खोपड़ी का डीपी है इनका। नेक्स्ट, सर देन वाटर कैन डिसोसिएट इटसेल्फ इनटू H प्लस एंड OH माइनस। यस, वाटर जो है वो सेल्फ डिसोसिएशन कर रहा है, इसके बारे में भी अपन बात कर सकते हैं। वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होता है, सेल्फ डिसोसिएशन होता है। वाटर के मॉलिक्यूल खुद H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होते हैं। ये देखो ऐसे ब्रेक हो गए और न्यूट्रल कंडीशन में इक्वल रहते हैं। एसिडिक कंडीशन में H प्लस ज्यादा और बेसिक कंडीशन में OH माइनस ज्यादा। ये पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे। बेसिक कंडीशन में OH माइनस ज्यादा, एसिडिक कंडीशन में H प्लस ज्यादा और न्यूट्रल कंडीशन में वो चीज इक्वल रहेगी। H2O gives H प्लस प्लस OH माइनस। इनका डाउट है? अद्वैत, ठीक है अद्वैत रिप्लाई कर देना। वाटर मॉलिक्यूल्स कैन अंडरगो सेल्फ डिसोसिएशन। सेल्फ डिसोसिएशन करवाता वाटर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल में इक्वल, एसिड में ज्यादा H प्लस और बेस में ज्यादा OH माइनस। ठीक है अद्वैत रिप्लाई कर देना अगर ये तो। यस अद्वैत, थैंक यू सो मच, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब फिर किसी का डाउट है इन बुक स्ट्रॉन्ग NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इज शोन इन इक्विलिब्रियम। पता नहीं कौन है स्टूडेंट, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आप, फोटो भेजना, मैं रिप्लाई करूंगा एंड होपफुली क्लास के बाद रिप्लाई करूंगा। ये बता रहे हैं कि कोई बुक में स्ट्रॉन्ग बेस NaOH शोन है इक्विलिब्रियम के साथ, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। इक्विलिब्रियम वाली चीजें वीक के लिए लिखते हैं, इक्विलिब्रियम वाला एरो, इक्विलिब्रियम एरो वीक के साथ में ही लिखा जाता है। सर इज H2O रिएक्शन रिवर्सिबल? यस, H2O रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल मतलब क्या? अभी
हाँ ठीक है, इसको ऐसा एरो लिख लो, बराबर है, ये डाउट करेक्ट है स्टूडेंट का। हाँ ये ऐसा लिख लेना, ये बेटर हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी लिखा देना उसमें। कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐसे भी रहते हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट भी हो जाते हैं। गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन। सिद्धांत पास का पूरे राइट। H2O reaction is reversible. Okay. I am reading the next difficulty now. Sir, please explain acidic soil और basic soil. Next one पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एसिडिक सॉइल, वाटर में एसिड कंटेंट ज्यादा है, हाँ वो एसिड रेन रहती है, फिर एसिड रेन की वजह से सॉइल एसिडिक बन जाता है, क्रॉप्स वगैरह अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते। डिटेल में नेक्स्ट वन पे डिस्कस कर लेंगे, पढ़ के आऊंगा उसके बारे में अच्छे से। रेन एसिडिक बनती है क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह एयर में जाता, फिर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रहता वो एयर का डिजोल्व हो जाता पानी में, और फिर वो पानी एयर, पानी मतलब रेन वाटर में, फिर वो रेन वाटर अर्थ पे आता, और फिर वो एसिडिक रेन सॉइल को हिट करता, फिर वो एसिड सॉइल में ट्रांसफर हो जाता, तो उसकी वजह से सॉइल एसिडिक बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बेसिक सॉइल कुछ नहीं रहता, मतलब मुझे नहीं लगता बेसिक सॉइल होगा, ठीक है, मेरे को नहीं लगता बेसिक सॉइल जैसा कुछ कंसेप्ट होगा। हाँ एक चीज हो सकती है, अच्छा इंटरेस्टिंग है, अपन थॉट थॉट प्रोसेस है, मैं मेरा थॉट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज समझे इस चीज को। थॉट प्रोसेस का मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, अपन डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। अगर अपने पास में बेसिक जैसे सॉल्ट सोप सॉल्यूशन है, सोप बेसिक नेचर के रहते हैं राइट, सोप्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो घर का वेस्ट रहता है, नहाने के बाद के पानी वाला वेस्ट, टॉयलेट वेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। कपड़े बर्तन धोने के बाद वाला वेस्ट बेसिक सॉल्यूशन वाला वाटर रहेगा। वो पानी अगर सॉल्ट के साथ, वो पानी अगर सॉइल के साथ मिल जाए तो उस चीज को अपन बेसिक सॉल्ट सॉइल बोल सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग दिस वेरी क्लियरली दैट दिस इज माय थॉट प्रोसेस, मैं मेरा थॉट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है ये चीज करेक्ट हो, बट ऐसा हो सकता है। आई विल लुक इनटू इट एंड देन आई विल रिप्लाई। एसिडिक सॉल्ट सॉइल भी हम डिस्कस करेंगे, और मैं पढ़ के आऊंगा उसके बारे में। एक बेसिक और प्रिलिमिनरी आइडिया आप लोग ये ले लें कि एयर एसिडिक रहती बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो एसिडिक एयर रेन को एसिडिक बनाती, और फिर वो एसिडिक रेन जब सॉइल पे गिरती तो फिर वो सॉइल भी एसिडिक हो जाता। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट डिफिकल्टी। हाँ किसी ने बोला था कि इक्विलिब्रियम एरो है, बट इन बुक इट इज वन साइडेड एरो। तो पराग चिमनकर ने रिप्लाई किया है टेक्स्ट बुक का फोटो भेज के कि उसमें NaOH का वन साइडेड एरो है। प्लीज जो भी स्टूडेंट ने पूछा था वो देख लो, बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं क्लास के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। आई विल डिलीट दिस नाउ, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, सॉल्ट्स के बारे में अपन को डिस्कस करना है अभी। तो सॉल्ट क्या, सॉल्ट के बारे में क्या ही लिखो, एसिड प्लस बेस, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट्स, सॉल्ट एंड वाटर, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। इजी है ये चीज, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीन टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। चले आगे। तीन टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, वो तो इजी चीज है, एसिड, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसमें तो बहुत ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं अपने पास में, ठीक है। ये एक रिएक्शन देख लो, ये क्या बता रहा है अपने को, प्रिपरेशन ऑफ NaOH ऑन इंडस्ट्रियल लेवल।
ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे NaOH का प्रिपरेशन अपन देख रहे हैं। तो NaOH क्या है, NaOH जैसा बेस है तो ये सॉल्ट वाटर है। ये कहाँ से मिलता है, ये अपने को सी वाटर से मिलता है। सी वाटर इज द सोर्स, सी वाटर इज द सोर्स। NaCl का सोर्स कौन है, NaCl का सोर्स सी वाटर है। सी वाटर इज द सोर्स NaCl। फिर ये NaOH बन गया, तो ये प्रिपरेशन ऑफ NaOH है। इसके साथ में और क्या चीजें बनी, Cl2 गैस निकला और H2 गैस निकला। इसके बारे में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन है, अपन वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन एट कैथोड। ये कैथोड और एनोड अपने को पता है, अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कस किया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। तीनों चीजें यूजफुल रहती। क्लोरीन गैस स्विमिंग पूल वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए डिसइंफेक्टेंट जैसे यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस भी यूज करते हैं एज अ फ्यूल। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, हाँ अमोनिया के प्रोडक्शन में हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। और NaOH जो रहता है, NaOH गैस भी यूज होता है। NaOH गैस नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में बन रहा है या तो फिर लिक्विड फॉर्म में बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्वस। फिर बाद में उसको हीट करने पर इवापोरेटेड बोलेंगे, बॉयल बोलेंगे। तो ये पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे। ये NaOH के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो प्लीज इसको लिख लो। On heating NaOH aqueous solution, the water is boiled off and we get crystals of NaOH. NaOH is solid in state under normal condition. Normal conditions में NaOH के व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, वो भी लिख लो, अच्छी इंफॉर्मेशन है। NaOH के व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स रहते हैं। Crystals of NaOH are of white color. ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट सॉल्ट्स के डाउट्स एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ और रिएक्शंस अपने पास। हाँ, और यहाँ पे ब्राइन, ब्राइन मतलब कभी कभी इस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ब्राइन एक्वस NaCl लाइक नाम अपन याद रख सकते हैं, ब्राइन, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन। फिर ये एक रिएक्शन है CaOH वोल्टाइज Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये CaOCl2 बनता है, ठीक है। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, CaOCl2 इज द प्रोडक्ट। अगेन दीज रिएक्शंस आर टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ब्राइन जो है वो भी नाम मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिया है। CaOCl2 इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, आप लोग लिख लेंगे इसको, CaClOCl, ठीक है। तो अभी ये देख लो, CaCl जो रहता है उसमें लाइक Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर -1 चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या आ गया इस पे, +1 आ गया। एंड देन फिर OCl है अपने पास में, O पे लिखना -2 और यहाँ पे लिखना +1। हाँ, क्लोरीन पे +1 चार्ज रह सकता है, +1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर रह सकता है, तो फिर इसके बारे में अपन ऐसे लिखेंगे -1। तो ये +1 और ये चीज -1, तो ऐसा CaClOCl। तो इसको ऐसे ही लर्न करना कि जैसे अपन उसको आवाज दे रहे हैं, CaClOCl, तो CaOCl2 लिख लेंगे। इस चीज को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड उसका नाम है। ये जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिख ले।
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट NaCl, H2O, CO2, NH3, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिख लेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट लिखेंगे NaHCO3। सोडा बाइकार्ब NaHCO3, सोडा बाइकार्ब बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। बेकिंग सोडा वो ब्रेड वगैरह को फ्लफी बनाने के लिए यूज करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि पेट के लिए खराब रहता है। वॉशिंग सोडा जो रहता है डिटर्जेंट पाउडर वगैरह उसमें सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, उससे हार्डनेस ऑफ वाटर कम हो जाता है। फिर बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाने का मेथड है उसको हीट करना। तो बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा अगर अपने को बनाना है घर पे, आपको ये ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं अंडर एडल्ट सुपरविजन। बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा के अंदर CO2 और H2O गैस रिलीज हो जाता है। हीट करेंगे, ऑब्वियसली ये तो गैस है ही, वाटर भी गैसेस फॉर्म में निकलना चाहिए, इतनी ज्यादा हीट रिक्वायर रहती है। और 2NaCO3 गिव्स Na2CO3। ये भी एक रिएक्शन है। यहाँ पे अपन देखें वाटर NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट CO2 और NH3 पास करेंगे साथ में तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट। तो ये क्या है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। और ये क्या है, ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है, लेकिन ये किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसका जो राइट हैंड साइड रहता है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहता है ना। तो मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है लिख लो। ठीक है, I'll wait for one more moment, I'll wait for one more minute, then we can move ahead. ठीक है, let's move ahead. ओके एंड देन फिर NaCO3 कोई भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो CO2 H2O और सोडियम सॉल्ट बनाएगा। तो दिस क्योंकि वो किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा है और इसलिए हमें पता चल रहा है कि NaCO3 जो है वो बेसिक इन नेचर है।
अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, सर उसके पास में तो हाइड्रोजन है ना, फिर वो खुद एसिड रहना चाहिए था, आप बेसिक नेचर क्यों बोल रहे हो उसको? तो उसका रीजन देखें। स्टेटमेंट लिखे फिर एक्सप्लेन करेंगे। स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया जा रहा है, ध्यान से सुनिए सब लोग। NaHCO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का प्रोडक्ट है। वो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा यूज किया यहाँ पे? NaOH यूज किया। वीक एसिड कौन सा यूज किया? H2CO3 यूज किया। तो जो सॉल्ट बना वो क्या है? वो बेसिक इन नेचर सॉल्ट है। ठीक है ये चीज। देन इट कैन अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन विद एनी एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि वो बेसिक नेचर का है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर तो बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन में। इस केस में CO2 गैस भी रिलीज होएगा। In this particular case, CO2 gas will also be released. तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट्स का हमारा एक आर्टिकल बचा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले डाउट्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोगों को डिफिकल्टीज है, कंसर्न है, डाउट्स है, तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें। प्लीज आस्क योर डिफिकल्टीज। अब तक जितना पढ़ाया उसमें सॉल्ट्स के बारे में ही डाउट्स आप लोगों को पूछना है अभी। I'm waiting for difficulties. Please ask. What is the difference between baking soda and baking powder? तने तने गांधी जी शायद है ना, बराबर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वो बेकिंग पाउडर है, डब्बी में बांध के जो बेचते हैं वो बेकिंग पाउडर है, और वो एक्चुअली बेकिंग सोडा ही है। देयर इज नो डिफरेंस, सेम ही चीज है। अब कैसा रहता है? अपन बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, है ना? तो कॉमन सॉल्ट क्या रहता है? मार्केट में जाते टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ले देंगे, एक ही बात है, टाटा नमक, है ना? तो क्या होता है कि जब पैकेजिंग की जाती है तो पैकेजिंग करते वक्त ऐसा बोलते हैं कि ये आयोडाइज्ड सॉल्ट है। तो एक्चुअली टेक्निकली सोचे तो टेबल सॉल्ट मतलब वो सॉल्ट जो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें कॉमन सॉल्ट के साथ में थोड़ा सा आयोडीन का कंटेंट भी रहता है, इसीलिए बोलते हैं आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए, जो भी रीजन है। ठीक है, तो उसी तरह से हम ये सोचे कि बेचते टाइम पे दुकान में बेकिंग पाउडर मिलता, जो एक्चुअली बेकिंग सोडा है, उसमें कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड करते होंगे और फिर उससे बेकिंग पाउडर बनाते होंगे। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी
प्रिजर्वेटिव, जैसे बेकिंग सोडा है और वो बेकिंग सोडा पता चला खुद ही खराब हो गया, तो बेकिंग सोडा कम से कम 6 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने उसका शेल्फ लाइफ रहना चाहिए, तो उस चीज को बोलते हैं बेकिंग पाउडर। तो इसेंशियली कंसेप्ट सेम है, लेकिन बेकिंग पाउडर दुकान में मिलता और बेकिंग सोडा लेबोरेटरी में यूज होता। जैसा कॉमन सॉल्ट मतलब टेबल सॉल्ट वो घरों में यूज होता, किराना की दुकान में मिलता, और NaCl सोडियम क्लोराइड इंडस्ट्री में यूज होता NaOH बनाने के लिए। गांधी जी रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में डिफरेंस अपने को समझ में आ गया। कोई एसिडिक सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। आमिर अहमद पूछते हैं कि कोई एसिडिक सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या? कर सकता है। जिस तरह से हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन में हमने बेसिक सॉल्ट को एसिड के साथ रिएक्ट करके बताया, तो वैसे ही हम एसिडिक सॉल्ट को बेस के साथ भी रिएक्ट करवा के बता सकते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे, अभी दे देंगे एग्जाम्पल, ठीक है। फिर से सॉल्ट और वाटर बनेगा क्या? बिल्कुल, फिर से सॉल्ट और वाटर बनेगा। फर्दर सॉल्ट बोलते हैं उसको, फर्दर सॉल्ट बनता है। जैसे यही वाला केस देख लो, स्क्रीन पे जो लिखा है उसको डिलीट कर सकते हैं। इसी वाले केस में देख लो, अपन क्या करेंगे, NaHCO3 लेंगे और फिर उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिर देखो क्या बनता, CO2 बनता, H2O बनता और ये सॉल्ट बन गया। तो देखो अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। अब क्या बन गया? न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। पहले क्या था? पहले बेसिक सॉल्ट था। तो जो बेसिक सॉल्ट होता है उसमें थोड़ा तो बेसिक कंटेंट होता है कि नहीं, तो वो थोड़ा सा बेसिक कंटेंट HCl के साथ रिएक्ट कर गया और फिर फाइनली न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। तो जो डाउट है उसमें भी ऐसा होगा, अगर अपन एसिडिक सॉल्ट लेंगे और उसको किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो उसके बाद भी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब ये जैसे ये रिएक्शन में CO2 बाय प्रोडक्ट बना, तो ऐसा नीचे और कोई बाय प्रोडक्ट बन सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन वैलिड है। दिस रिएक्शन इज वैलिड। तो जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको लिख लो, आमिर अहमद रिप्लाई करें। हाउ आर सॉल्ट नेचुरली प्रेजेंट और सी और ओशन? अंबिका देशमुख। अब सॉल्ट सी और ओशन में कैसे प्रेजेंट है? एग्जैक्टली नहीं पता, शुरुआत से ही है। जब से मैं दुनिया में आया तब से तो सॉल्ट में, सबसे तो सॉल्ट ओशन में रहा ही है। तो एग्जैक्ट रीजन नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं तो वो फॉसिल फ्यूल की वजह से मिलते हैं, तो उसका भी कोई रीजन होगा। चीजें डिकम्पोज हो गई होगी पानी के अंदर, वो डिजोल्व हो गई होगी। सॉल्ट हमेशा से प्रेजेंट है, मतलब ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस क्यों है? तो जब से अर्थ बनी तब से ये चीजें डेवलप हो गई, प्रोड्यूस हो गई, और वहां पे वो अवेलेबल है हम लोगों के लिए यूज करने के लिए। तो सेम थिंग फॉर salts being present in sea or ocean. I don't have exact specific answer to this, क्योंकि वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ज्योग्राफी साइड वगैरह चला जाएगा वो। तो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है मुझे कि सॉल्ट बना कैसे। आपका डाउट है कि सॉल्ट कैसे बना, तो नो कमेंट्स ऑन दैट, बन गया बस, ठीक है। सर वो फर्दर सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल रहेगा क्या? बिल्कुल, वो जो अगला सॉल्ट बन रहा है वो न्यूट्रल बनेगा। और अगर वो न्यूट्रल नहीं बना और वो बेसिक सॉल्ट बना, तो उसका फर्दर सॉल्ट बन सकता है, तीसरे लेवल पे जा सकते हैं, है ना। मतलब हमें ये चीज समझ में आ रही है कि एसिडिक सॉल्ट एसिड जैसा बिहेव करता और बेसिक सॉल्ट बेस जैसा बिहेव करता। ये चीज अपन को चमक रही है यहाँ पे। एसिडिक सॉल्ट एसिड जैसा बिहेव कर सकता, मतलब बेस के साथ रिएक्ट कर सकता, एंड वाइस वर्सा। हाँ सर, ये लिखवा दो, आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार लिखवा ही दो।
ठीक है, ये लिख लेंगे सब लोग, इसको राइट साइड में ऊपर रख देते हैं अपन, यहाँ पे ऐसे मस्त प्लीज लिख लेंगे इसको। इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, हाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। अब जैसे बेसिक सॉल्ट है तो वो बेसिक सॉल्ट वीक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन स्लो होएगा, रिएक्शन उतना इफिशिएंटली नहीं होगा, है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा, जैसे बेसिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ही, वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा रिएक्ट, लेकिन वो रिएक्शन उतने एक्सटेंट तक नहीं जाएगा। उस केस में एक नया कंसेप्ट अपने को डिस्कस करना पड़ता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हो आप? जिनका डाउट है प्लीज रिप्लाई करो। उन्होंने पूछा है कि जो रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो आप बता रहे हो, यहाँ पे HCl के साथ आपने बता दिया, लेकिन अगर ये वीक एसिड के साथ रिएक्शन होती तो उतना तो रिएक्शन होती क्या? बिल्कुल रिएक्शन होती, लेकिन उतनी दूर तक नहीं जाती, प्रोडक्ट्स उतने सारे नहीं बनते, रिएक्शन का यील्ड कम आता। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और वेट कर रहे हैं अपन डाउट्स के लिए। सर डिफरेंट सॉल्ट्स के डिफरेंट कलर्स क्यों है? क्लास 11-12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 11-12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन डिस्कस करते हैं। सॉल्ट्स के डिफरेंट कलर्स क्यों आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, चले आगे, आई विल डिलीट दिस। ठीक है, अब अपन को देखना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्पेलिंग गलत हो सकता है बट कोई बात नहीं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस करते हैं अभी अपन यहाँ पे। ये स्टेटमेंट पढ़े, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज आल्सो बेसिक सॉल्ट। वो भी क्या है? बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट और ये दोनों ही चीजें सोडियम कार्बोनेट है बेसिकली, लेकिन ये चीज जो है जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है ये वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा में कुछ वाटर प्रेजेंट रहता है, जैसे एक एग्जांपल इसका ये रहता है कि CuSO4.5H2 ओपन लिखते हैं, और एक एग्जांपल आप लोग लिख लो, ये शायद टेक्स्ट बुक में नहीं है, CuSO4 टेक्स्ट बुक में है, FeSO4.7H2O। ठीक है, ये इस केस में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और इस केस में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो जो चीज मैंने सर्कल किया है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्रिस्टल जैसा रहता है। तो CuSO4 जो दूसरा वाला CuSO4 रहेगा बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला, उसको बोलते हैं एनहाइड्रस, है ना। लॉजिक लग रहा है ना, वाटर के बिना एनहाइड्रस। तो CuSO4 एनहाइड्रस इज व्हाइट पाउडर। CuSO4 एनहाइड्रस जो होता है उसका व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और ये जो रहता है CuSO4.5H2O ये ब्लू क्रिस्टल्स रहते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको और पानी में डिसॉल्व करके उसका ब्लू सॉल्यूशन बना लेते हैं। उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे और फिर उसका क्या बन जाएगा, उसका ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा। ब्लू क्रिस्टल्स ब्लू सॉल्यूशन CuSO4.5H2O। तो बेसिकली विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसका एक कलर आ गया ब्लू, और एनहाइड्रस वाला जो CuSO4 है वो है व्हाइट कलर का पाउडर। एनहाइड्रस वाला CuSO4 is white colored powder and CuSO4.5H2O is blue colored crystals। लर्न कर लेंगे, इजी इजी पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। CuSO4.5H2O blue crystals and CuSO4 anhydrous white powder। वैसे ही FeSO4.7H2O है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, 2 कलर रहेंगे उसके, FeSO4 का अलग कलर रहेगा, FeSO4.7H2O का अलग कलर रहेगा। आप लोगों के लिए होमवर्क पता करके आना है FeSO4 का कलर क्या है और FeSO4.7H2O का कलर क्या है। इजी सा होमवर्क है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फाइंड आउट करके आना है आपको FeSO4 का कलर और FeSO4.7H2O का कलर, ठीक है। फिर उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, इजी है, तो उसको लिख लो।
देन विल मूव अहेड। ठीक है, तो 2-3 लोग हैं जिनके डाउट्स मैंने रिप्लाई नहीं किए, आई विल रिप्लाई देम आफ्टर द क्लास। ठीक है, चले आगे, लेट अस मूव अहेड, आई विल डिलीट दिस। वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फार्मूला यूनिट में सॉल्ट के कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहेंगे उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 5 molecules are present in CuSO4, ये वही लिखा है। टिपिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड सल्फेट, देखो अनहाइड्रस मैंने बोला था, यहाँ पे उन्होंने हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोला। कितना बताया, CuSO4.5H2। नाउ यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर मॉलिक्यूल इज वेट और नॉट। तो जरूरी नहीं है कि वो वेट रहे, ड्राई रहता है वो, बट उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है क्योंकि वाटर यूज हुआ क्रिस्टल बनाने के लिए। वाटर इज यूज्ड टू क्रिएट क्रिस्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसके बारे में लोगों ने डाउट पूछा था। तो ये जो है ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अनहाइड्रस बोल सकते हैं इसको, उसमें आधा ही वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको अनहाइड्रस बोल सकते हैं। हीटिंग करते हैं इसका CuSO4.2H2O जो ये वाला है, इसको हीट करते हैं तो वो पीछे जाती है रिएक्शन। जाहिर सी बात है, हीट करेंगे तो वाटर रिलीज होता है ना, वाटर रिमूव होता है हीटिंग से। हाइड्रेटेड वालों को हीट करो वो अनहाइड्रस बन जाते हैं। हाइड्रेटेड वालों को हीट करो तो वो अनहाइड्रस बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी एम्फोटेरिक कंसेप्ट, तो बहुत लोगों के डाउट्स थे एम्फोटेरिक के बारे में, तो ये जो स्लाइड पे लिखा है पहले ये लिख लो, जितना भी लिखा है पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हो। चलो डिस्कस करते हैं। An amphoteric oxide is an oxide that can act as either an acid or a base in a reaction to produce salt and water. Because metals have multiple oxidation states, they can form amphoteric oxides. तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है कुछ मेटल्स के पास में, और क्योंकि एक से ज्यादा स्टेट्स उसके पास प्रेजेंट है, उसके पास अवेलेबल है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। यही बात है कि रेडॉक्स के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, करेंगे हम लोग उस चीज को भी डिस्कस, बट फॉर द टाइमिंग अपन ये समझे, ये डिस्कस हो रहा है यहाँ पे कि अगर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अवेलेबल है, अगर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अवेलेबल है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, मतलब दोनों चीजें हो रही है।
तो सोचो अगर दोनों चीजें हो रही है तो उससे हम लॉजिक लगा सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर शो हो सकता है ना। तो फिर ये सब में होगा क्या? नहीं। तो नॉट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। तो वो सिर्फ बेसिक है, कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो सिर्फ बेसिक है, वो एम्फोटेरिक नहीं है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है। तो आज किसी ने डाउट भी पूछा था कि सर एग्जांपल बता दो, कंपाउंड बता दो, तो ये उसके एग्जांपल है Al2O3 ZnO PbO। ठीक है, फिर सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एम्फोटेरिक वाला एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है कि बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है? तो सामने वाले रिएक्टेंट से पूछना, डिपेंडिंग ऑन द अदर रिएक्टेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिसाइड करेगा कि कैसा बिहेव करना है। तो इफ द other reactant is acidic, then the amphoteric oxide behaves as a base. If the other reactant is basic, then the amphoteric oxide behaves as an acid, है ना? ओ एसिड नहीं रहता, एन एसिड, AND। तो ये पॉइंट भी जनता लिख सकती है, लिख लो इस चीज को जल्दी से। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं। आई होप जनता ने लिख लिया इस चीज को। लेट अस मूव अहेड। यहाँ एम्फोटेरिक हो गया, यहीं पे अपना एसिड बेसिस टॉपिक खत्म होता है। मेजर टेस्ट में पूरा सिलेबस है, सिलेबस आज ही आया, आप लोगों ने देखा होगा एसिड बेसिस और शॉर्ट टिल डेट, तो वो डेट आज है, तो पूरा टॉपिक आ गया इसमें। ठीक है, अब हम लोगों को रिवीजन करना है, तो रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अपन ऐसे लिखते हैं RFG। R होता है कार्बन चेन, जिसको अपन अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। FG इज द फंक्शनल ग्रुप, FG फंक्शनल ग्रुप है, और R जो है वो कार्बन चेन है, राइट। कार्बन चेन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज, this is responsible for physical properties of the compound. Functional group is responsible for the chemical properties of the compound. तो आज की क्लास में अपन को केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी आज की क्लास में अपन को टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो जो फंक्शनल ग्रुप्स कॉमन वाले हैं 10th क्लास के लिए, जो थोड़े अपने लिए जरूरी है और फाउंडेशन के लेवल के अपन डिस्कस कर सकते हैं, तो वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड को क्या देता है? केमिकल प्रॉपर्टी देता है। और कार्बन चेन क्या देता है? कार्बन चेन फिजिकल प्रॉपर्टीज देता है। इजी है ये। तो अब मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप्स का, तो ऐसे लिखते हैं उसको ROH, RCHO, RC डबल बॉन्ड R डैश, RCOH, RNH2, और भी है क्या? है तो बहुत सारे, 1 सेकेंड प्लीज होल्ड। RNH2, RCOH, और क्या है? RCN, RNC, RCOCl, RCOR डैश, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो मैं फंक्शनल ग्रुप को अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा मैं बता रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है। अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, बॉक्स कर देता हूँ। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये इसके नाम भी मैं लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं क्लोरोकार्बोनिल, इसको बोलते हैं क्लोरोकार्बोनिल, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अब इसमें से कुछ आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, कुछ नहीं होंगे, बट ये लिस्ट आप लिख लो।
ये कुछ कॉमन वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये है अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला है अमाइन। तो ये जो लिस्ट है फंक्शनल ग्रुप्स का, ये अपन को लिखना है। प्लीज राइट दिस डाउन। इसमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होंगे टेक्स्ट बुक में, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होंगे। इस लिस्ट को लिख ले। तो ये नाम आप लोगों को लर्न करना है और फंक्शनल ग्रुप भी लर्न करना है। जैसे इसको साइनाइड बोलते हैं, तो ये एनसी लग गया। जैसे कार्बन चेन कार्बन से अटैच्ड है तो साइनाइड, नाइट्रोजन के थ्रू अटैच रहेगा तो आइसोसाइनाइड। ठीक है। क्लोरोकार्बोनिल, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। और भी याद आ रहे हैं तो देखो। जैसे अल्कोहल होता है वैसे दूसरा और एक होता है, जैसे RSH, इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो उसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। थायोल भी बोलते हैं उसको, THIOL। थायोल जैसे शॉर्ट फॉर्म है, थायो अल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म थायोल। ठीक है। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स, प्लीज राइट दिस डाउन। ठीक है, आई डिलीट दिस। ओके, अब नेक्स्ट। ठीक है, हो गया। अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज डाउट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब तो जितना भी पढ़ा है, तो उसमें सबसे पहले अपन कार्बन का, अरे बहुत सारे डाउट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी। एक एक मैसेज ही मैं रिप्लाई करूंगा, तो प्लीज वेट। ओके। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के रिगार्डिंग कुछ डिफिकल्टीज है, तो आई विल बी रिप्लाइंग टू दोस डिफिकल्टीज राइट नाउ, प्लीज वेट। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड रहते हैं तो वैसे एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स रहते हैं, बराबर। कोई स्टूडेंट पूछते हैं कि जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है तो वैसे एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स है क्या, तो यस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के जैसे एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड भी रहते हैं। वो हाइड्रोक्साइड एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों दिखाते हैं। ठीक है, किनका डाउट है ये, उनका नाम नहीं पता। ओके, थैंक्स सर लिखा है इन्होंने, नाम बताया करो डाउट के साथ में। ना रिप्लाई नहीं आया। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड साथ में रहते हैं। ठीक है। बहुत सारी जनता डाउट्स पूछ रही है, तो इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वेट। प्रथमेश राठौड़। ठीक है, तो प्रथमेश राठौड़, आई होप आंसर दे दिया मैंने। नेक्स्ट डाउट। सर, कैन aqueous amphoteric oxide produce both acidic and basic water in different conditions? इन डिफरेंट कंडीशंस एसिडिक और बेसिक नहीं, वो हमेशा साथ में ही चलता है। एम्फोटेरिक का मतलब ही है, एम्फोटेरिक मींस इट कैन शो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर, वो साथ में दिखाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है, तो ये एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, ये बेसिक बिहेवियर दिखाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी एसिड बेस दोनों जैसा बिहेवियर दिखाता है और ये भी एसिड बेस दोनों के जैसा बिहेवियर दिखाता है। सिद्धार्थ, रिप्लाई करो। कैन aqueous amphoteric oxide produce both acid and basic water in different conditions? No. एसिडिक और बेसिक सेम कंटेनर में, सेम डब्बे में साथ में चलते। ठीक है। फिर
और एक डाउट है, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये अच्छा है, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस मतलब बस उसको वाटर में डालना, तो वाटर में डाल के वो क्या होता है, उसका कटायन और अनायन में ब्रेक हो जाता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मीन्स वही डिसोसिएशन। वही कैटायन और अनायन में डिसोसिएट होता है। सॉल्ट है, जैसा एसिड बोलो या बेस बोलो, पानी में डालते तो डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होने के बाद सब ब्रेक हो जाता है, तो वही चीज सॉल्ट के साथ भी होता है। तो सॉल्ट भी डिसोसिएट होते हैं पानी में डालने के बाद, कटायन और अनायन। सॉल्ट्स डिसोसिएट इनटू कटायन एंड अनायंस। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी देखते हैं। सर, आइस ऑफ सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। यस। तो जो वाटर जो है वो सॉल्ट कंटेन करता है, तभी तो आइसक्रीम बनता है। अभी शक्कर का पानी रहता है, शक्कर का दूध रहता है, उसको फ्रीज करते हैं, फिर फ्रीज करने के बाद वो सॉलिडिफाई हो गया, तो शक्कर ऐसी अलग थोड़ी रह जाती, शुगर अनडिजोल्व थोड़ी हो गई। तो फ्रीज करने से जो पानी है वो उसमें सॉल्ट रहता है। तो द आइस कंटेन्स सॉल्ट, आइस क्रिस्टल्स कंटेन सॉल्ट। नाम बताइए, आइस क्रिस्टल्स कंटेन सॉल्ट। व्हाट्सएप पे मैसेज करो नाम। ठीक है, इनका नाम ऋतुजा है। ओके, नेक्स्ट डिफिकल्टी। सर, इफ वी रिएक्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद एसिड एंड अ बेस एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन। तो पहले तो एम्फोटेरिक से पहले ही वो एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। सोचो, डाउट ऐसा आया है कि सॉल्यूशन में एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और सॉल्यूशन में एसिड भी है और बेस भी है, तो एम्फोटेरिक से रिएक्ट करने के पहले ही वो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। और अगर नहीं भी करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स एम्फोटेरिक के एसिड से रिएक्ट करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स एम्फोटेरिक के बेस से रिएक्ट करेंगे। आई होप जनता को क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन में एम्फोटेरिक, एसिड और बेसिक ये सब साथ में डाला तो क्या होगा। तो पहले तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और अगर वो नहीं भी हुआ तो एम्फोटेरिक के कुछ मॉलिक्यूल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और एम्फोटेरिक के कुछ मॉलिक्यूल्स बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। दोनों रिएक्शंस एक साथ चल सकती है। नेक्स्ट, सर आप फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कंसीडर करो। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अपन डिस्कस करते हैं। तीन चार फंक्शनल ग्रुप अभी डिस्कस कर लेंगे। तनय गांधी का डाउट है, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल ROH है। अब जैसे इसमें 3 कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। फिर अगर ये है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, अल्कोहल के लिए अपन एंड में लगाते हैं ऑल, OL। ठीक है, फिर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वहां से स्टार्ट करना है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल और ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। मैंने गांधी रिप्लाई करो, ये समझा क्या। ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। नेक्स्ट, अगर ये ऐसा करें अपन OH, तो इसको ब्यूटेन 3 ऑल नहीं बोलना, इसको ब्यूटेन 3 ऑल नहीं बोलना।
क्यों सर क्यों नहीं बोलना, फिर वो केस में नंबरिंग इधर से चालू कर देना और फिर इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल आ जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 ऑल लिखेंगे इसमें क्योंकि नंबरिंग अपन लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ब्यूटेन 3 ऑल एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरह से ब्यूटेन 4 ऑल भी कुछ नहीं होता, ब्यूटेन 4 ऑल भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है उतना लिख लो सब लोग। नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का प्रैक्टिस किया जा रहा है। अल्कोहल पहला फंक्शनल ग्रुप है जो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। सेकंड फंक्शनल ग्रुप देखते हैं अपन, अमाइंस। अमाइन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो उसमें लिखते हैं अपन RNH2। तो RNH2 में अपन क्या लिखते हैं, 4 कार्बन एटम, सेकंड नंबर पे NH2 ग्रुप, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमाइन। इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेन 2 अमाइन, इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेन 1 अमाइन। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, इसका नाम ट्राई कर लो, CH3NH2, इसका नाम ट्राई कर लो, देखो होता है क्या सॉल्व। CH3NH2, प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। CH3NH2, इसका नाम बताएंगे। चलो, इसका नाम है मिथेनमाइन। एक कार्बन एटम के लिए मिथ लिखा, अमाइन के लिए अमाइन लिखा, तो मिथेनमाइन अपन लिख सकते हैं। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मिथेनमाइन। ओके, इसको लिख लो, बोर्ड पे जो कुछ भी लिख लो। नेक्स्ट, और एक फंक्शनल ग्रुप अपन ले सकते हैं अभी। आई विल डिलीट दिस। एक एग्जांपल अपन लेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। RCHO, तो अल्डिहाइड के लिए एंड में लिखते हैं आल। तो इसमें देखो, इसमें जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहता है उसमें ये कार्बन को भी पेरेंट कार्बन चेन में लेना पड़ता है। लाइक दिस कार्बन एटम इज टू बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन, तो इसको अपन लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल। वी कैन राइट दिस एज ब्यूटेनॉल। ओके, इसको देख लो, इसको ट्राई करो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें पैरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करेंगे, ये है पैरेंट कार्बन चेन। इसमें नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे अपन, 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा, लिख लो। ठीक है, अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे स्टूडेंट से, एक असाइनमेंट बना के दे देंगे। ठीक है, क्रिएट असाइनमेंट, और एक असाइनमेंट PDF फॉर्मेट में बना के ग्रुप पे वगैरह पोस्ट कर देंगे, तो उसका बाद में सॉल्यूशन भी पोस्ट कर देंगे, जिससे कि आप लोग आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट बंटवा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जिन लोगों के डिफिकल्टी, जिन लोगों के डाउट्स मैंने रिप्लाई नहीं किए, आई विल रिप्लाई देम राइट नाउ बिफोर मिडनाइट। कुछ लोगों के डाउट्स अभी रिप्लाई करूंगा, एंड आई एम श्योर 6-7 मैसेजेस 100 है यहाँ पे, 7 मैसेजेस और 100, इनके डिफिकल्टीज मिडनाइट से पहले क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को मेडिसिन मेडिसिन नहीं, मेडिसिन तो मेरा होता है, मेजर टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, आज फ्राइडे, एंजॉय योर वीकेंड, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल एंड द क्लास नाउ। बाय बाय।